कालू कौवा जंगल का सेठ था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। इधर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों कोको और गुड़िया के साथ बैलगाड़ी लेकर तेजी से अपने खेत की तरफ जा रही थी। कुछ ही समय बाद वे अपने खेत में पहुंच जाती हैं। कालू जी, सभी पक्षी अपना अपना अनाज लेकर हमें बेचने के लिए आते ही होंगे। ऊपर तो देखो, आसमान में आज हम अच्छा सस्ता रेट लगाएंगे। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आने तो दो इन पक्षियों को। 1 बोरी 2 रुपए में खरीदूंगा और वे इतने मजबूर होंगे कि मुझे बेच भी देंगे। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं और फिर दोनों अपने घर से निकलते हैं और गोदान की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और गौरी कौवी भी उसके पास ही बैठ जाती है। कालू कौवा अपने गोदाम का दरवाजा खोल देता है। तोते भैया, क्या आप भी अपने खेत की फसल बेचने कालू सेठ के पास जा रहे हैं? जी रानो बहन, मुझे तो लगा था कि बारिशों का मौसम अभी दूर है, लेकिन इतने गहरे बादल आसमान में छा गए हैं, लगता है अभी बारिश आ जाएगी। इसलिए बस मैं कालू सेठ के पास अपनी सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। फिर रानो चिड़िया और तोता मिलकर कालू सेठ के पास जाते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ, बारिश आने वाली है। मैं तुम पक्षियों का ही इंतजार कर रहा था। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी उगी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार आप रेट भी अच्छा लगाएं। रानो, रेट की तो बात मत करो। मंडी में सब्जियों के रेट इतने गिर गए हैं, बस क्या बताऊं। दूसरे जंगल से मैंने अपनी बहन से भी कॉल करके पूछा। 1 बोरी 2 रुपए में खरीदेंगे हम। इतने महीनों की मेहनत है हमारी और हम 1 बोरी 2 रुपए में बेच दें? क्या हमारे माथे पर पागल लिखा है गौरी बहन? अच्छा, तो तुम पक्षी हमें अपना अनाज नहीं बेचोगे? तो फिर इस जंगल में कौन अमीर पक्षी है जो तुमसे तुम्हारा अनाज खरीदेगा? मैं भी देखती हूँ। इतने सस्ते दामों हम हमारा अनाज तुम्हें नहीं बेचेंगे। चलें तोते भैया, वापस चलें। तोते भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कोई न कोई हल सोचती हूँ इसका। 2 रुपए में तो 1 बोरी हम हरगिज इस कालू सेठ को अपने घर की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया बैलगाड़ी लेकर अपने घर की तरफ आ जाती हैं। मामा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या सब्जियां नहीं बिकी? नहीं गुड़िया बेटी, कालू सेठ 1 बोरी की कीमत 2 रुपए लगा रहा है, इसलिए हम पक्षियों ने अपना अनाज कालू सेठ को नहीं बेचा। बस आप दुआ करो कि आज रात बारिश न आए। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाने के लिए भोजन देती है। बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया बहुत परेशान खिड़की के पास बैठी थी और वो ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि बारिश न हो। अभी कुछ ही समय बीता था कि आसमान से काले बादल पश्चिम की तरफ चले जाते हैं और चांद निकल आता है। ये देखकर मामा चिड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मामा चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ आकर घोंसले में सो जाती हैं। कालू, अभी तो आसमान पर काले बादल थे, अभी चांद निकल आया है। लगता है बारिश नहीं होगी। गौरी, बारिश जरूर होगी। अगर रात को नहीं हुई तो सुबह हो जाएगी। ये पक्षी रोते हुए हमारे पास ही आएंगे और हम सस्ते दामों पक्षियों के अनाज की बोरियां खरीद लेंगे। सुबह होती है, आसमान पर बारिश का नामो निशान नहीं था। सूरज निकला हुआ था। रानो चिड़िया अनाज से भरी अपनी बैलगाड़ी लेकर खुले मैदान में आ जाती है। वो तोते और कबूतर का इंतजार करने लगती हैं। रानो बहन, हम आ गए। आपने कहा था आप इस समस्या का कोई हल निकालेंगी, क्या कुछ बना? जी तोते और कबूतर भैया, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। बस आप मेरे पीछे पीछे आएं। फिर रानो चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे आगे जाती है, तोता और कबूतर उसके पीछे पीछे। रानो चिड़िया शहर वाले जंगल के सेठ के पास पहुंच जाती है। सेठ जी, हमने महीनों की मेहनत करके देसी तरीके से अपनी सब्जियां तैयार की हैं। क्या आप हमसे हमारी सब्जियां खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं 1 बोरी की कीमत 25 रुपए लगाता हूँ, लेकिन क्योंकि आप पक्षी दूसरे जंगल से हमारे जंगल में आए हैं, इसलिए मैं आपको 1 बोरी का रेट 30 रुपए लगा दूंगा। सेठ की ये बात सुनकर तो सब दोस्त खुश हो जाते हैं और वे खुशी खुशी उस सेठ को अपना अनाज बेच देते हैं और पैसे लेकर घर वापस आते हैं। रास्ते में मिठाई की दुकान थी। सब दोस्त अपने अपने घरों के लिए वहाँ से मिठाई खरीदते हैं और कुछ मिठाई वहाँ बैठकर खुद भी खाते हैं। तोते और कबूतर भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे अनाज का इतना अच्छा रेट लग गया। न जाने कब से कालू और गौरी हमें लूट रहे थे। रानो बहन,
आपने ठीक कहा, कालू और गौरी इतने लालची हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आइंदा हम शहर वाले जंगल जाकर ही अपना अनाज बेचा करेंगे। फिर रानो चिड़िया मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है और वो अपने बच्चों को मिठाई खिलाती है। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर मामा चिड़िया शहर वाले जंगल की सारी बात अपने बच्चों को बताने लगती हैं। इधर तोता और कबूतर जब कालू के गोदाम के पास से गुजरते हैं तो कालू उन्हें रोक लेता है। तुम दोनों की बैलगाड़ियाँ खाली क्यों हैं? अनाज की बोरियां कहाँ हैं? क्या तुमने अनाज नहीं बेचना? हमने अपना अनाज जिसको बेचना था हम बेच आए हैं और हमें इतना मुनाफा हुआ है जितना तुमने हमें 5 साल में भी नहीं दिया था। आइंदा हम अपनी अनाज की बोरियां उसी सेठ को बेचा करेंगे। कालू और गौरी से ऐसा कहकर तोता कबूतर अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू और गौरी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने लालच किया। अब जो हमें मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, हम तो डूब जाएंगे। दोनों कौवे बहुत पछताते हैं, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह का समय था और जंगल में पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे। स्कूल का समय होने वाला था। गौरी अपने छोटे पक्षी जग्गू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, जबकि कालू सुस्ती से बैठा हुआ था। मम्मी, जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। लंच बॉक्स कहाँ है? जग्गू, बस बैग उठाओ और निकलो। नाश्ता स्कूल के पास कुछ देख लेना, अभी घोंसले में कुछ नहीं बना है। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू, सुबह सुबह बहस मत करो, चुपचाप स्कूल जाओ, हमें भी सोने दो। चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर पास वाली डाल पर आ बैठती है। गौरी बहन, छोटा पक्षी स्कूल जा रहा है और तुमने उसे बिना नाश्ते के भेज दिया, ये तो गलत बात है। रानो चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो, हमें मत सिखाओ कि बच्चे को कैसे संभालना है। मैं तो बस भले की बात कर रही थी गौरी बहन। हमें तुम्हारा भला नहीं चाहिए। चलो जग्गू, फौरन स्कूल जाओ। और कालू जी, आप उठिए, जरा बाहर चलकर खाने का इंतजाम करते हैं। जग्गू के जाने के बाद कालू और गौरी उड़ते हुए कबूतर की दुकान पर पहुंचते हैं। कबूतर सफाई कर रहा था। गौरी उसे बातों में उलझाने के लिए आगे बढ़ती है। कबूतर, नमस्ते, आज क्या नया सामान लाए हो? गौरी बहन, ताज़ा चावल और शक्कर आई है, तुम बताओ क्या चाहिए? जरा वो पीछे वाली अलमारी में रखी शक्कर की बोरी तो दिखाना, उसका क्या रेट है? हाँ, अब भी देखकर बताता हूँ। कबूतर जैसे ही पीछे मुड़ता है, कालू चुपके से चावल की बोरी उठाकर अपने थैले में डाल लेता है। गौरी, काम हो गया, निकलो। अच्छा कबूतर, हम बाद में आएंगे, अभी जरा जल्दी में है। अरे गौरी बहन, शक्कर तो देखती जाओ। लेकिन वे दोनों कबूतर की बात सुने बिना वहाँ से तेजी से उड़ जाते हैं। दोपहर के समय कालू और गौरी एक घने पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर चोरी की बोरी खोलते हैं। दोनों मुफ्त के चावल देखकर बहुत खुश थे। देखा कालू जी, मेरी अकल और तरकीब कितनी शानदार काम कर गई। कबूतर को बातों में ऐसा उलझाया कि उसे पता भी नहीं चला और हम पूरे चावल की बोरी ले आए। मान गए गौरी, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। आज तो हम खूब मजे से पेट भरकर चावल पकाएंगे और खाएंगे। रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है और उनके पास चावल की इतनी बड़ी बोरी देखकर रुक जाती है। गौरी बहन, तुम्हारे पास चावल की इतनी बड़ी बोरी कहाँ से आ गई? कहीं तुम दोनों ने फिर से कबूतर की दुकान से तो चोरी नहीं की? रानो, तुम हर वक्त हमारे बीच में टांग क्यों अड़ाती हो? जाओ, जाकर अपने सूखे दाने चुगो। तुम्हें क्या मतलब कि हम ये बोरी कहाँ से लाए हैं? तौबा करो कालू भैया, चोरी का माल कभी फलता फूलता नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम अपनी ये मुफ्त की नसीहतें अपने पास ही रखो रानो, हमें मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। हम तो ऐसे ही मजे करेंगे। रानो अफसोस से सिर हिलाती है और वहाँ से उड़ जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू और गौरी की लालच और बढ़ जाती है। अब वे रोजाना किसान के खेत से मकई के बड़े बड़े भुट्टे चोरी करके लाते और खाते थे। एक दिन गौरी फिर खेत की तरफ देखकर लालच में आकर बोलती है, कालू जी, जरा नीचे देखिए, किसान के खेत के भुट्टे कितने ताजे और मीठे हैं। चलिए आज फिर चलकर कुछ बड़े बड़े भुट्टे तोड़ लाते हैं।
लेकिन गौरी, हम पिछले कई दिनों से रोजाना वहीं जा रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं किसान को पता न चल गया हो। अरे तुम तो बेकार में ही डरते रहते हो। किसान इस वक्त पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होगा। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। रानो पास वाली डाल से उनकी बातें सुन लेती है और उड़कर उनके पास आती है। कालू भैया, गौरी बहन, अब तो रुक जाओ। रोज रोज किसान के खेत से चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर किसान ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। रानो, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। हमें बार बार टोकने की जरूरत नहीं है। हम तो आज भी भुट्टे खाकर ही रहेंगे। कालू और गौरी रानो की बात को नजरअंदाज करके किसान के खेत की तरफ उड़ जाते हैं। उधर किसान खेत में भुट्टे कम देखकर बहुत गुस्से में था। उसने आज चोरी पकड़ने के लिए झाड़ियों के पीछे बड़ा जाल बिछा रखा था और खुद छुपकर बैठा था। आज मैं देखता हूँ कि रोज रोज मेरे खेत से मकई की फसल कौन बर्बाद कर रहा है। आज उस चोर को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगा। थोड़ी ही देर में कालू और गौरी बिना किसी डर के खेत में उतरते हैं और तेजी से भुट्टे तोड़ने लगते हैं। देखा कालू जी, मैं ना कहती थी कि किसान यहाँ नहीं है। जल्दी जल्दी 3-4 बड़े भुट्टे तोड़कर थैले में भर लो। हाँ गौरी, मैं जल्दी जल्दी तोड़ रहा हूँ। तुम भी अपना थैला खोल कर रखो। तभी किसान हाथ में डंडा और जाल लेकर अचानक झाड़ियों से बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों काले कौए हो जो रोज मेरे खेत से मकई चुराते थे। आज तुम दोनों मेरी नजर से नहीं बच सकते। कालू जी, किसान आ गया, जल्दी से उड़ो। कालू पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर किसान के बिछाए जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। गौरी, मेरा पैर जाल में फंस गया है। मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बचाओ। किसान तुरंत उनके ऊपर बड़ा जाल फेंक देता है और दोनों को दबोचकर लोहे के मजबूत पिंजरे में बंद करके बड़ा सा ताला लगा देता है। अब बैठो इस पिंजरे में। तुम दोनों को तुम्हारी चोरी की पूरी सजा मिलेगी, ताकि आइंदा कोई मेरे खेत पर बुरी नजर न डाले। और जग्गू उड़ता हुआ अपने घोंसले में पहुंचता है। घर में मम्मी पापा को न पाकर वो घबरा जाता है और रोता हुआ रानो के पास जाता है। रानो आंटी, मेरे मम्मी पापा घोंसले में नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है और घर पे कोई नहीं है। वे कहाँ चले गए? बेटा रो मत, हौसला रखो। तुम्हारे मम्मी पापा किसान के खेत में गए थे। मुझे पूरा डर है कि किसान ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया है। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। रानो फौरन कबूतर और जंगल के दूसरे पक्षियों को इकट्ठा करती है। दोस्तों, किसान ने कालू और गौरी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया है। छोटा जागू अकेला और परेशान है। हमें किसी तरह किसान के पास जाकर बात करनी होगी। हाँ रानो, चलो हम सब मिलकर किसान से गुजारिश करते हैं। शायद इस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल जाए। सभी पक्षी किसान के आंगन में लगे बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। सामने पिंजरे में बंद कालू और गौरी रो रहे थे। मम्मी पापा। जग्गू बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने चोरी की और आज हमें अपने किए की सजा मिल गई। रानो चिड़िया उड़कर नीचे किसान की चारपाई के पास उतरती है। बाकी पक्षी भी उसके पीछे नीचे आ जाते हैं। किसान भैया, कालू और गौरी ने आपके खेत से चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हम उनकी गलती मानते हैं। तो फिर तुम सब यहाँ सिफारिश लेकर क्यों आए हो? मैं इन चोरों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। किसान भैया, जरा इस छोटे बच्चे जग्गू की तरफ तो देखिए। यह अपने माँ बाप के बिना अकेला और बेसहारा हो जाएगा। हाँ किसान भैया, इनको अपनी गलती की सजा मिल चुकी है और इन्हें पूरा पछतावा है। इस छोटे मासूम बच्चे के आंसू देखकर इन्हें माफ कर दीजिए। किसान भैया, हमें एक बार माफ कर दो। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे और मेहनत करके खाएंगे। हाँ किसान भैया, हमें अपने बच्चे की खातिर एक आखिरी मौका दे दीजिए। किसान छोटे जग्गू को रोते हुए और सभी पक्षियों की एकता देखता है। उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है, तुम सब पक्षियों की बात और इस छोटे बच्चे के आंसुओं की खातिर मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरे खेत के पास भी दिखे तो कभी बाहर नहीं आ सकोगे। किसान पिंजरे का ताला खोल देता है। कालू और गौरी बाहर निकलकर रोते हुए जग्गू को गले लगा लेते हैं। किसान भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो बहन, कबूतर भैया, आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बच्चे का सहारा बने।
सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। कालू और गौड़ी ने सच्चे दिल से कसम खाई कि वे अब हमेशा मेहनत की रोटी खाएंगे। रानो चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेचने का काम किया करती थी। रानो चिड़िया की आइसक्रीम जंगल के सभी पक्षी पसंद करते थे। सभी को रानो चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इसी जंगल में दो काले कौवे भी रहते थे, गोरी और कालू। कालू जी, कब तक हम इस टूटे घोंसले में रहेंगे? आप कब घर बनाओगे? गोरी, बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पहले मैं घर बना लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस बस, पिछले बरसात के मौसम में भी तुमने यही कहा था और वह मौसम मैंने इसी टूटे घोंसले में गुजारा था। अगर तुमने इस बार घर नहीं बनाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ओहो गोरी, मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार मैं बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही घर बना लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घोंसले में लेट जाता है और सो जाता है। गोरी को कालू पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर कालू कौवे के घोंसले के पास आता है। अरे कालू भाई, तुम किस इंतजार में हो? बरसात का मौसम तो शुरू होने वाला है। तुम भला कब अपना घर बनाओगे? सुन ली कबूतर की बात। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं इस टूटे घोंसले में नहीं रहूंगी। कबूतर, अपनी शक्ल लेकर चला जा यहाँ से, वरना मैं मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू में एक बार फिर से घर बनाने की लड़ाई शुरू होती है। बस बहुत हो गया,